Hello students. So today we are going to discuss some important MCQ question for class 12th. So let's start. Question number 1. Out of molarity, formality and mole fraction, those which are independent of temperature are स्टूडेंट आपको बताना है मोलरिटी, फॉर्मेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। इनमें से कौन से टर्म्स हैं जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, मींस टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं करते। इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है बेटा, दैट इज इनमें से जितने भी टर्म्स हैं जिनके अंदर वॉल्यूम नहीं है, टर्म नहीं है, दैट टर्म्स इज इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल चेक करते हैं, कैपिटल एम इज मोलरिटी। मोलरिटी इज व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मींस मोलरिटी हैविंग वॉल्यूम टर्म एंड वॉल्यूम इज डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर। क्लियर है? तो मोलरिटी इज डिपेंडेंट। अपन से क्या पूछा है? हमसे पूछा गया है विच आर इंडिपेंडेंट। आपको इंडिपेंडेंट का आंसर करना है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज क्या हो जाएगा आपके लिए? इनकरेक्ट। फॉर्मेलिटी एंड एक्स व्हाट? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इज मास टर्म एंड फॉर्मेलिटी इज फॉर्मूला यूनिट डिवाइडेड बाय 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मोलरिटी इज व्हाट? मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स divided by mass of solvent means number of moles is also mass term and mass of solvent is mass, means there is no volume term, means molality is independent on the temperature, and mole fraction is what? Mole fraction is number of moles of that component divided by total number of moles. And what is the formula of moles? Moles is equal to mass divided by molar mass, means there is no volume term here, means option number C is correct. Molality and mole fraction both are temperature independent. Molality and mole fraction both are temperature independent. तो इस तरीके से बेटा कॉन्सेप्ट को समझते हुए आपको आंसर को टिक करना है। सेकेंड क्वेश्चन, द वोल्टा फैक्टर I accounts for degree of solubilization of solute, extent of dissociation of solute, extent of dissolution of solute, the degree of decomposition of the solution। आपको जो I है दैट इज वोल्टा फैक्टर, वो किसको अकाउंट करता है? क्या होता है वोल्टा फैक्टर? वोल्टा फैक्टर जो होता है बेटा, वो बताता है कि जो आपका सॉल्यूट है वो सॉल्यूट सॉल्यूशन में जाने के बाद हाउ मच डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट हुआ है, आपका कितना सॉल्यूट डिसोसिएट हुआ है सॉल्यूशन में जाने के बाद, दैट इज कॉल्ड I, वोल्टा फैक्टर। मींस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द सॉल्यूट, ये बताता है आपका I क्या होता है बेटा? I इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट बिफोर, सॉरी आफ्टर, number of moles dissociate after divided by number of moles before dissociation. After dissociation number of moles divided by before dissociation number of moles is called वोल्टा फैक्टर। क्लियर है? एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन को अकाउंट करता है आपका वोल्टा फैक्टर, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शनल ग्रुप विच फाउंड इन द अमाइनो एसिड्स इज।
कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जो अमाइनो एसिड्स में मिलते हैं? तो फंक्शनल जो ग्रुप है अमाइनो एसिड्स में, दैट इज COOH एंड NH2. बोथ फंक्शनल ग्रुप आर फाउंड इन द अमाइनो एसिड्स. अमाइनो एसिड के अंदर बेटा COOH भी मिलता है, NH2 भी मिलता है, CH3 नहीं मिलता. तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, बोथ A एंड B. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द विटामिन्स एब्जॉर्ब फ्रॉम इंटेस्टाइन अलोंग विद फैट्स. ऐसी विटामिन्स बताना है जो फैट्स के अलोंग आपकी इंटेस्टाइन क्या करती है, एब्जॉर्ब होती है विटामिन्स. तो कौन कौन सी विटामिन्स होती हैं बेटा? विटामिन A एंड D, विटामिन AB, विटामिन AC एंड DB. तो विटामिन A एंड विटामिन D बोथ आर एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन अलोंग विद फैट. तो ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट, A एंड D विटामिन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग इज. कौन सा प्रोटीन होता है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, जो आपके ब्लड को क्लॉट करने का रेस्पॉन्सिबल होता है? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रोइन एंड फिब्रिनोजन. तो फिब्रिनोजन इज द प्रोटीन विच रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड्स. तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बेटा? यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज C6H5N2Cl. ये क्या है? ये है बेटा आपका डायजेनियम सॉल्ट, दैट इज बेंजीन रिंग N2Cl minus N2+. It is called diazonium chloride. Diazonium chloride. Diazonium chloride react with CuCN to form CN, benzene nitride. To form benzene nitride. आपसे बेटा ये रिएक्शन है जिसमें डायजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद CuCN टू फॉर्म बेंजीन नाइट्राइल. द अबोव केमिकल रिएक्शन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग. मींस आपसे पूछा गया है कि इस रिएक्शन का नेम क्या है. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन? बाल्सीमान रिएक्शन, गाटरमान रिएक्शन, सिमोनिनी रिएक्शन एंड सैंडमेयर रिएक्शन. तो इट इज एग्जाम्पल ऑफ सैंडमेयर रिएक्शन. सैंडमेयर रिएक्शन, CuCN सॉल्ट जो होता है बेटा वो रिएक्ट करता है. सॉल्ट से याद रख सकते हो आप, कोई भी सॉल्ट होगा डायजोनियम के साथ रिएक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड सैंडमेयर. याद रखो, सॉल्ट सैंडमेयर, जिसमें भी कोई सॉल्ट रिएक्ट करता है दैट इज कॉल्ड सैंडमेयर रिएक्शन. क्लियर है? CuCN हो सकता है आपका, CuCl हो सकता है, CuBr हो सकता है. ऑल दीज रिएजेंट रिएक्ट विद डायजोनियम क्लोराइड, द रिएक्शन इज सैंडमेयर रिएक्शन. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएजेंट यूज्ड इन हॉफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन. ये जो क्वेश्चन है बेटा अमीन चैप्टर से है, जिसमें हॉफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन है जो हमने पढ़ रखा है. तो हॉफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन के अंदर आपको रिएजेंट पूछा है, तो कौन सा रिएजेंट है जो हॉफमान मस्टर्ड ऑयल में? मस्टर्ड ऑयल एंड 1 डिग्री अमीन, नो. CH2 एंड एनिलीन इन HCl, नाइट्रोबेंजीन एंड CH2, या फिर सेंड RCN. हॉफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन के अंदर जो रिएजेंट यूज करते हैं दैट इज CH2 एंड एनिलीन इन HgCl2. मींस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. यहां पे याद रखना, हॉफमान मस्टर्ड ऑयल के अंदर जो रिएजेंट यूज करते हैं दैट इज CH2 एंड एनिलीन इन HgCl2. तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज HVZ रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर. व्हाट इज HVZ? Hall-Volhard-Zielinski reaction. What is the full form of HVZ? Hall-Volhard-Zielinski reaction. इस रिएक्शन का पूछा है बेटा, ये किसके प्रिपरेशन में हम इसको यूज करते हैं? HVZ रिएक्शन इज यूज टू प्रिपेयर बीटा हेलो एसिड्स, नो. हेलो एसिड्स, अल्फा हेलो एसिड्स, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एडिशंस, या नन ऑफ दीज. तो आप सबको पता है Hall-Volhard-Zielinski रिएक्शन जो होती है उससे हमको अल्फा हेलो एसिड्स का फॉर्मेशन होता है. किसका होता है? अल्फा हेलो एसिड्स. क्लियर है? यहां से ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बेटा? करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट,
The most suitable reagent for the conversion of RCH2OH to RCHO is means यहाँ पे हुआ क्या बेटा, यहाँ पे हुआ है ऑक्सीडेशन। और तो ऑक्सीडेशन जो हो रहा है उसको कौन सा रिएजेंट करवा सकता है? ऑक्सीडेशन करवाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको बताना है इनमें से कौन सा बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहा है। 1 डिग्री अल्कोहल कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड। कौन सा रिएजेंट है? हमने थ्योरी में अच्छे से पढ़े हैं सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसमें दे रखा है आपको केमेनोफोर, K2Cl2O7, CrO3 या PCC। तो बेस्ट रिएजेंट कौन सा है बेटा? PCC, पायरिडियम क्लोरोक्रोमेट। ये जो होता है PCC, ये आपको 1 डिग्री को कन्वर्ट करता है किसके अंदर बेटा? एल्डिहाइड के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहां से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द फॉलोइंग कंपाउंड आपको बताना है ऑर्डर ऑफ एसिडिटी का ऑर्डर आपको बताना है। तो एसिडिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा? एसिडिटी का ऑर्डर अगर हम देखें तो यहां पे हम क्या करेंगे? इंडक्टिव फैक्ट देखेंगे। किसका? इंडक्टिव फैक्ट। एसिडिटी का ऑर्डर क्या होता है? जब कोई भी एसिड होता है वो अपना H+ आयन डोनेट करता है, उसके बाद अपना एक कॉन्जुगेट बेस बनता है। इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी, ये क्या है बेटा? कॉन्जुगेट बेस। दैट इज कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी मैटर करती है कि एसिड अच्छा है या नहीं है। अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है, अगर कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो एसिडिक करेक्टर भी ज्यादा है। एसिडिक करेक्टर ऑल्सो ज्यादा। तो यहां से आप देखोगे कि ये कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक करते हैं। अगर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो वो मोर एसिडिक होगा, स्टेबिलिटी कम है तो वो लेस एसिडिक होगा। तो चेक करते हैं, हमारे सामने क्वेश्चन है, इसको हटा देते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, एक दे रखा है आपको बेटा OH और पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप, ये क्लियर। नेक्स्ट है बेटा आपका यहाँ पे OH और मेटा पोजीशन पे NO2 ग्रुप। नेक्स्ट है बेटा आपका यहाँ पे देयर इज नो पैरा पोजीशन पे CH3 ग्रुप, देन OH। नेक्स्ट है आपका फिनॉल। आपको एसिडिक ऑर्डर बताना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इनका कॉन्जुगेट बेस प्रिपेयर करेंगे। तो कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए हमें क्या करना होगा बेटा? इन सबके H+ आइंस को यहां से निकाल देना है। H+ आइन एंड H+ आइन। अब क्या बचेगा यहाँ पे? आपका बचेगा यहाँ पे माइनस। यहां बना O-, O-, ये सारे हमने कॉन्जुगेट क्या बना लिए? बेस बना लिए। अब इनकी स्टेबिलिटी चेक करनी है। माइनस आयन की इंटेंसिटी को जितना जो आयन कम करेगा वो उतना ज्यादा स्टेबिलिटी उसकी बढ़ाएगा। तो यहाँ पे पैरा पोजीशन पे NO2, मेटा पे, यहाँ पे तो ये तो NO2 विड्रॉइंग ग्रुप है। CH3 का कैसा इफेक्ट होता है बेटा? CH3 इज प्लस आई इफेक्ट। और यहाँ पे NO2 का इफेक्ट कैसा होता है? दैट इज माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट है जो माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? यहां से फोर्थ वाला इज करेक्ट हो जाएगा। तो चेक करते हैं, फोर्थ वाला बेटा सिर्फ एक में ही दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सेकंड नंबर पे होगा अपना थर्ड इज दिस वन। NO2 ग्रुप किस पे है आपका? मेटा पोजीशन पे। थर्ड वाला ये है आपका थर्ड पोजीशन पे, ये मेटा पे है। इंडक्टिव इफेक्ट पैरा पे ज्यादा लगता है, मेटा पे कम लगता है, इसलिए सेकंड आंसर। नेक्स्ट आएगा बेटा फर्स्ट आएगा आपका, यहाँ पे ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। इन दोनों में कैसे डिफरेंस है? यहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप है जो इसकी स्टेबिलिटी को क्या है? डिस्टेबलाइज कर रहा है, जबकि यहाँ पे कोई भी ऐसा ग्रुप लगा हुआ नहीं है जो इसको डिस्टेबलाइज करेगा। तो यहां से जो ऑप्शन नंबर होगा अपना करेक्ट वो हो जाएगा डी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिनॉल रिएक्ट विद Br2 in CH2 at low temperature to give
फिनॉल जो होता है बेटा, फिनॉल, व्हाट इज फिनॉल? इट इज फिनॉल। फिनॉल रिएक्ट विद Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CS2, ये रिएक्ट कराना है। तो क्या मिलता है बेटा यहां से? आपको मिलता है ऑर्थो एंड पैरा, ऑर्थो एंड पैरा, ऑर्थो एंड पैरा क्या मिलेंगे आपको? प्रोडक्ट मिलता है। देयर इज नो ऑर्थो मेटा पैरा प्रोडक्ट। अगर आप CS2 के साथ रिएक्ट कराते हो तो आपको मिलेगा ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट। अगर यहां पे लिखा होता बेटा वाटर, रिएक्ट विद वाटर, तो आपको कौन सा प्रोडक्ट मिलता है? यहां पे अगर CS2 को हटा के वाटर प्रेजेंट होता तो यहां पे मिलता आपको, ये रिएक्शन अगर ऐसे पूछे तो आपको मिलेगा ऑर्थो मेटा 246। देखो किस तरीके से ये मिलेगा आपको प्रोडक्ट। यहाँ पे OH, ऑर्थो पे ब्रोमो, पैरा पे ब्रोमो एंड ऑर्थो पे ब्रोमो। तो कौन सा प्रोडक्ट मिलता है बेटा? 2,1 2 3 4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल, ये प्रोडक्ट मिलता। आपको ऑप्शन में ये प्रोडक्ट गिवन है, ये रहा। जबकि हमें पूछा है CS2 में, अगर वाटर में गिवन होता तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल इज करेक्ट आंसर, बट हियर CS2 में पूछा आपसे, तो आपको आपका करेक्ट आंसर होगा ऑर्थो एंड मेटा ब्रोमो फिनॉल, पैरा नहीं, मेटा ब्रोमो, BRO, ब्रोमो फिनॉल। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो इसको आपको याद रखना है, अगर CS2 में पूछा है तो बेटा ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनेंगे, और अगर आपको वाटर के अंदर पूछा है, Br2 वाटर के साथ अगर रिएक्ट कर रहा है तो आपको मिलेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल। क्लियर है? तो यहां पे अपना ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SN1 रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड लीड्स टू। SN1 के अंदर पूछा है आपसे किसका फॉर्मेशन होता है? रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, रेसिमाइजेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन या नन ऑफ दीज। तो आप सबको पता है SN1 के अंदर क्या होता है बेटा? रेसिमाइजेशन। कौन सा होता है? रेसिमाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपके SN2 में क्या होता है बेटा? इन्वर्जन होता है। ये SN2 में होता है SN2। SN1 में क्या होता है? SN1 में होता है रेसिमाइजेशन, बिकॉज SN1 में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, दैट इज प्लेनर स्पीसीज। वहां पे आप जो अटैक होता है वो सेम साइड से भी हो सकता है और बैक साइड से भी हो सकता है। तो 50% चांस होते हैं आपका जो प्रोडक्ट है वो 50% क्या बनेगा? रिटेंशन बनेगा, 50% इन्वर्जन बनेगा। और 50% जो ये इन्वर्जन और रिटेंशन का जो प्रोडक्ट होता है दोनों को मिला के बोलते हैं रेसिमाइजेशन प्रोडक्ट। क्लियर है? तो यहाँ पर रेसिमिक मिक्सचर बनता है, तो SN1 में हमारा यहाँ से बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिटिक रिएक्शन कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर। व्हाट इज फिटिक रिएक्शन? What is Fittig reaction? Fittig reaction is what? Fittig reaction is this. Plus 2Na react with Cl. It is Fittig reaction. Fittig reaction is in presence of dry ether. In presence of dry ether, what will happen? Biphenyl compound is formed. This is, इसको बोलते हैं बाइफिनाइल। क्या बोलते हैं बेटा? डाइफिनाइल या फिर बाइफिनाइल। बाइफिनाइल इज फॉर्म। इट इज फिटिक रिएक्शन। क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन है फिटिक रिएक्शन कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर टॉलिन, एसिटोफिनॉल, डाइफिनाइल या क्लोरोबेंजीन। तो आंसर आपके सामने है, फिटिक रिएक्शन से क्या बनता है बेटा? डाइफिनाइल। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एंड प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। आपको एंड प्रोडक्ट पूछा है, सॉरी एंड नहीं, आइडेंटिफाई द एंड प्रोडक्ट सी। सी आपसे पूछा है कि सी क्या होगा यहाँ पे? व्हाट इज सी हियर? सी पूछा है आपसे, सी पूछा है। सबसे पहले क्या किया है? SOCl2 से रिएक्शन कराई, दैट इज कॉल्ड डार्जन रिएजेंट। C2 ये कर देखेंगे हम, C2H5OH। क्लियर? C2H5OH रिएक्ट विद SOCl2 टू फॉर्म C2H5Cl। क्लियर? C2H5Cl ये कंपाउंड क्या है बेटा? C2H5Cl। C2H5Cl react with KCl. It will react with KCl to form C2H5Cl. Clear? Now C2H5Cl on hydrolysis H2
H2O on hydrolysis in presence of H plus, it will convert into COOH. CN का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं इट विल कन्वर्ट इनटू COOH. आपका जो यहाँ पे आंसर होगा वो होगा ये वाला, कौन सा? C2H5 COOH. देखते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट है. C2H5 CH2 रॉन्ग, C2H5 CONH2, C2H5 COOH. तो ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट. क्लियर है? तो आपको इस तरीके से रिएक्शंस अगर कंप्लीटली लर्न है तो इजीली आप यहां से ऑप्शन को इनकरेक्ट करके करेक्ट आंसर को इजीली टिक कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉम्प्लेक्स आयन CONH3 का होल 5 NO2 2 प्लस एंड CONH3 का होल 5 ONO2 प्लस आर कॉल्ड. मैंने आपको थ्योरी सेशन में बता रखा है जहां पे भी एम्बिडेंटेड लिगेंड अगर आ जाता है, एम्बिडेंटेड लिगेंड के केस में आपको आइसोमेरिज्म अगर पूछे तो आइसोमेरिज्म कौन सा हो जाता है बेटा? एम्बिडेंटेड के केस में आइसोमेरिज्म आएगा लिंकेज आइसोमेरिज्म. कौन सा आएगा? अगर आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर कोई भी एम्बिडेंटेड लिगेंड्स यूज है तो आप डायरेक्टली टिक करो लिंकेज आइसोमर्स. ये आपस में क्या है बेटा? लिंकेज आइसोमर. तो ऑप्शन बी यहां से क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोर सॉल्ट इज, ये तो प्रैक्टिकल में कराया हुआ है. व्हाट इज मोर सॉल्ट? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोर सॉल्ट? FeSO4.NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2. ये फॉर्मूला होता है आपका मोर सॉल्ट का. यही पूछा है कि मोर सॉल्ट क्या है, तो मोर सॉल्ट इज FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2. तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are d block element but not regarded as transition element? इनमें से कौन से हैं जो डी ब्लॉक एलिमेंट है बट ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है? तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है लेकिन ट्रांजिशन नहीं है. ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं बेटा? जिनका डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट फील्ड हो, इनकम्प्लीट फील्ड हो, या फिर मैं बोल सकती हूं पार्शियली फील्ड हो, पार्शियली फील्ड हो. ऐसे एलिमेंट जिनका डी ऑर्बिटल पार्शियली फील्ड है या इनकम्प्लीट फील्ड है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट. तो देखते हैं यहां से आपका जो ZnCdHg है, इट इज नॉट ट्रांजिशन बट डी ब्लॉक एलिमेंट. व्हाई? बिकॉज ZnCd एंड Hg हैव कंप्लीटली filled d orbital. फॉर एग्जांपल Zn एटॉमिक नंबर इज 3. आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा बेटा Zn, ये हो जाएगा आपका 3d10 4s2, 3d10 4s2, और यहां पे आ जाएगी आपकी आर्गन गैस 3d10 4s2. ये आपकी हो जाएगी आर्गन गैस. एक सेकेंड, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखोगे तो Zn इज इक्वल टू क्या आएगा? आर्गन 3d10 4s2. इट हैव कंप्लीटली डी ऑर्बिटल. इसके डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है. दैट्स व्हाई these three elements are not considered as transition element but these three elements are d block element because ये जो होते हैं आपके वो d ब्लॉक के अंदर लाई करता है. क्लियर है ये बात? तो ये d ब्लॉक नहीं होते, याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है. तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहां से करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन? आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन बताना है. इनमें से किसमें है? तो सबका देख लेते हैं. Mg2 प्लस Ti3 प्लस Fe एंड दिस. अनपेयर इलेक्ट्रॉन बताना है तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन देते हैं Fe के अंदर. Fe होता है बेटा 26. क्लियर है? जिसमें तो 2 प्लस में है तो हो जाएगा 3d6 4s2. 2 निकल गए तो बचा 3d6. 3d6 का मतलब 1 2 3 4 5 एंड 6. हाउ मेनी अनपेयर इलेक्ट्रॉन? 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. V3 बोले तो वेनेडियम, दैट इज 23 मीन्स 3d10 वो 3d3 एंड 4s2. V3 मीन्स 3, 2 इधर से और ये तो बचा d2. कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है? 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन. टाइटेनियम मीन्स टाइटेनियम होता है आपका स्कैंडियम, वेनेडियम एंड टाइटेनियम. टाइटेनियम इज 23, वेनेडियम इज 24. तो 24 2 और 4 2 मतलब 3. क्लियर है? नेक्स्ट है यहाँ पे बेटा आपका 23, इसमें आएगा 3d3 4s2. क्लियर है? हाउ मेनी अनपेयर इलेक्ट्रॉन? वेनेडियम टाइटेनियम 3, 2 इधर से 1 इधर से, यहाँ पे आएगा 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन.
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज Fe2+ है। Fe2+ है मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है द प्रॉपर्टी विच इज नॉट कैरेक्टराइज्ड ऑफ ट्रांजिशन मेटल। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो ट्रांजिशन मेटल की प्रॉपर्टी नहीं है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये तो शो करते हैं। टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, यस। फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कॉम्प्लेक्स, यस। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी प्रॉपर्टी शो नहीं करते अपने ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ से? करेक्ट हो जाएगा। Now come to next question. For a chemical reaction A to B, it is found that the rate of reaction double when the concentration of A is increased 4 times the order of reaction पूछा है आपसे। ये कह रहा है कि अगर हम ये रिएक्शन हो रही है कोई भी जहां पे A से B बन रहा है, अगर हम क्या करते हैं, इट इज फाउंड टू बी डबल, ये डबल हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगी। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटा? पहले मान के चलो A थी, रेट ऑफ रिएक्शन X थी। फॉर एग्जाम्पल रेट ऑफ रिएक्शन हमारी पहले X थी जब A की कंसंट्रेशन कुछ थी, क्लियर है? ये बोल रहे रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगी जब A की कंसंट्रेशन को हम A की कंसंट्रेशन ऑफ एज इंक्रीज 4 टाइम्स, इसकी कंसंट्रेशन को 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं। इसकी कंसंट्रेशन 4 टाइम्स इंक्रीज की तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गई। तो कौन सी रिएक्शन है बेटा? ये रिएक्शन है आपकी हाफ ऑर्डर की रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है बेटा? ये है आपकी हाफ ऑर्डर की रिएक्शन। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ से? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लिक एसिड्स आर सिंपल मॉलिक्यूल, प्रोटीन्स, सुगर या पॉलीमर? न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर। क्या होते हैं बेटा? न्यूक्लिक एसिड्स पॉलीमर होते हैं। नेक्स्ट है व्हेन C2H5NH2Cl is reduced by this, which of the following product will not be formed? C2H5, what is C2H5 here? C6H5NH2Cl. What is diazonium salt? It is diazonium salt, N2Cl। क्लियर है? N2 plus Cl minus, N2 plus Cl minus। Diazonium salt react with reduced with CH3C2H5OH. Which of the following product will not be obtained? Benzene ring, yes। C6H5CHO, ये भी मिलेगा। N2 मिलेगा, NH3 नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस? स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बताना है आपको। यहाँ एक्वस भी नहीं पूछा, आपको गैसियस भी नहीं पूछा। तो बाय कन्वेंशन आप गैसियस मान के आंसर टिक करोगे। ये है 3 डिग्री अमीन, इट इज अ 2 डिग्री अमीन, इट इज 1 डिग्री अमीन एंड इट इज अमोनिया। तो मैंने आपको ऑर्डर बताया था इन गैसियस स्टेट 3 डिग्री अमीन इज मोर बेसिक देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री देन अमोनिया। तो आंसर आपके सामने है, ये ऑर्डर होता है आपका एसिडिटी का। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज पॉसिबल? इनमें से कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है? ये है बेटा विलियमसन सिंथेसिस, CH3CH2Br एंड दिस CH3 का होल थ्राइस CONA, ये बनेगा। इसमें बेटा जो एल्किल हैलाइड लेते हैं इट शुड बी 1 डिग्री। क्या होना चाहिए? 1 डिग्री। तो यहाँ पे पूछा क्या है आपसे? रिएक्शन इज पॉसिबल पूछा है। तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज हेयर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये कौन सा एल्किल हैलाइड है बेटा? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो बी ऑप्शन तो यहाँ से होगा नहीं, बोथ ए भी हो नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। आपसे पॉसिबल रिएक्शन पूछा गया है यहाँ पे। कौन सा पूछा है? पॉसिबल रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर बी ए क्या हो जाएगा? यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द एंजाइम यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज फ्रॉम शुगर सुक्रोज इन द फर्मेंटेशन ऑफ माल्टोज इज। सुक्रोज से ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब प्रिपेयर करते हैं तो वहां पे जो एंजाइम आता है बेटा वो आता है आपका जाइमेज, माल्टेज, ऑल ऑफ दीज नहीं, इन्वर्टेज एंजाइम यूज करते हैं व्हेन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम सुक्रोज टू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो याद रखना बेटा इन्वर्टेज जो एंजाइम होता है दैट कन्वर्ट सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, the product obtained by the heating chlorobenzene and chloral in the presence of concentrate H2SO4, it is called DDT formation, preparation of DDT का रिएक्शन है। तो उसमें हम क्या करते हैं बेटा? क्लोरोबेंजीन को क्लोरल से क्या कराते हैं? रिएक्ट कराते हैं। क्लोरोबेंजीन जब क्लोरल से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो किसका फॉर्मेशन होता है? DDT का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? तो किसका फॉर्मेशन होगा बेटा? DDT का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट, which of the compound is least reactive for nucleophilic substitution reaction? nucleophilic substitution reaction के लिए हमें least reactive compound को बताना है। 3 degree alkyl halide is most reactive, this one is
एलाइलिक हैलाइड, दिस वन इज कोई एलाइलिक नहीं है, कोई भी ग्रुप नहीं है, यहाँ पे आपका प्लस चार्ज आएगा, तो ये ग्रुप इसको स्टेबलाइज करेगा। बट यहां से Cl निकलने के बाद प्लस चार्ज आएगा बेटा इस कार्बन पे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ, डबल बॉन्ड पे माइनस चार्ज और प्लस चार्ज, बोथ आर अनस्टेबल। आपसे पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव, तो लीस्ट रिएक्टिव कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द एप्रोप्रिएट रिएजेंट टू फॉर्म क्लोरोएल्केन फ्रॉम द एल्कोहल। आप सबको पता है, इससे भी बना सकते हो, इससे भी बना सकते हो, इसके भी, लेकिन आपसे पूछा है एप्रोप्रिएट रिएजेंट। तो मैंने आपको जब पढ़ाया था थ्योरी सेशन में, तो मैंने आपको बताया था डार्जन रिएजेंट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट रिएजेंट, बिकॉज यहाँ पे जो होते हैं गैसियस प्रोडक्ट्स इवॉल्व होते हैं विच आर एस्केप ड्यूरिंग द रिएक्शन, इसीलिए आपको जो यहाँ पे मिलता है वो प्योरेस्ट फॉर्म मिलता है। क्या कौन सा मिलता है बेटा, प्योरेस्ट फॉर्म आपको मिलता है, और बिकॉज प्योरेस्ट फॉर्म मिलता है इसलिए SOCl2, और SOCl2 का नाम क्या है, डार्जन रिएजेंट, दैट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोएल्केन। क्लियर है, रीजन भी आपको मालूम होना चाहिए कि why SOCl2 is more appropriate, because gaseous product is evolved here which are escape during the reaction। तो प्योरेस्ट फॉर्म में आपको यहाँ पे क्या मिल जाता है, क्लोरोएल्केन का फॉर्मेशन होता है, दैट्स वाई SOCl2 इज मोर एप्रोप्रिएट। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इनमें से आपको बताना है, 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होते हैं बेटा वो अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिपेंड करते हैं विच डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, पार्टिकल्स कितने हैं, उस पर डिपेंड करेगा, नेचर पर डिपेंड नहीं करता। ऑप्शन देखते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हमने 4 टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, कौन कौन सी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दीज आर द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इनके अलावा देखते हैं कौन सा नहीं है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यस इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यस, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यस, फ्रीजिंग पॉइंट इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, you have to learn freezing point not a colligative property, depression in freezing point is a colligative property, same lowering in vapor pressure is not a colligative property, relative lowering in vapor pressure is a colligative property। याद रखना है अच्छे से कि कौन सा टर्म कॉलिगेटिव है कौन सा नहीं है। फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इट इज नॉट अ, दीज आर नॉट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑल्सो अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे जो अपना ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, इट इज नॉट। आपसे पूछा क्या है, नॉट पूछा है, इस नॉट वर्ड पे बहुत ध्यान देना है बेटा, नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम कंडक्टिविटी। आपको मेटल्स दे रखा है, सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी कौन से मेटल की होती है, सोडियम, सिल्वर, गोल्ड एंड कॉपर। सिल्वर है मैक्सिमम कंडक्टिविटी। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या होती है, हमें पता है कि कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को एनहांस कराता है, लेकिन कराता कैसे है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन करके, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है जिससे रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा, आपसे पूछा है कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इंक्रीज, रिमेन कांस्टेंट, डिक्रीज, नन ऑफ दीज। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी इज डिक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो रेट कांस्टेंट होता है वो किस पर डिपेंड करता है, आप सबको पता है रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करता, प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं करता, नेचर ऑफ मीडियम किससे फर्क ही नहीं पड़ता, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता ओनली। जितने भी रेट कांस्टेंट होते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, दीज आर ओनली डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। ध्यान रखना, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और किसी भी चीज से रेट कांस्टेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आइंस आर डायमैग्नेटिक। आपको डायमैग्नेटिक आइंस बताना है, देखना पड़ेगा बेटा कि डायमैग्नेटिक आइंस कौन सा है, Cu2+। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ Cu। Cu का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है बेटा, Cu इज 29, एटॉमिक नंबर इज 29। तो 3d10 4s1, इट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ Cu। Cu2+, 1 इससे गया और 3d, तो 3d9, इट इज अ 3d9 मीन्स इट इज नॉट अ डायमैग्नेटिक, इट इज अ पैरामैग्नेटिक। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा ही नहीं। आपसे पूछा है डायमैग्नेटिक। Ti3+ CO2+, तो Ti टाइटेनियम, स्कैंडियम, वेनेडियम एंड टाइटेनियम इज 23। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3d3 4s2,
3 निकालना है, 2 इससे 1 इससे, तो 3d2 इट इज ऑल्सो अ पैरामैग्नेटिक, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। Ni एंड Mn, Mn2 प्लस Mn, व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mn? 3d5 4s2 प्लस 2 में है 2 निकाल दो तो 3d5, इट इज पैरामैग्नेटिक, इट इज ऑल्सो पैरामैग्नेटिक, 1 2 3 4 5, इट इज ऑल्सो पैरामैग्नेटिक, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चेक करते हैं। स्कैंडियम, स्कैंडियम इज 21, स्कैंडियम प्लस 3 मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d2 4s1, क्लियर है। 3 के 3 निकाल दिए मतलब Ar, और Ar जो होगा बेटा Ar अर्गन, इट इज ए कंप्लीटली फिल्ड, देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई स्कैंडियम इज डायमैग्नेटिक। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, स्कैंडियम इज डायमैग्नेटिक, ऑल अदर एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आपको बताना है आउटर ऑर्बिटल और इनर ऑर्बिटल। क्या कॉन्सेप्ट रहता है आउटर इनर के पीछे, आपको देखना है। अगर हम इनर डी ऑर्बिटल को यूज करते हैं 3D, उसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल। अगर आप 4D को यूज कर रहे हो दैट इज कॉल्ड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। लेट वी चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, CO3 का होल 6 प्लस 3। इनमें आपको देख के ही चेक करके ही बता सकते हो विच वन इज आउटर और विच वन इज इनर ऑर्बिटल। तो चेक करते हैं। CO3 का होल 6, यहाँ पे अगर हम इसका CO का एटॉमिक नंबर 27, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d7 4s2, क्लियर है। आपको प्लस 3 में बताना है, तो प्लस 3 का मतलब है 2 गया और इसमें से मतलब 3d6 का केस है ये, किसका है 3d6। तो 3d6 में आप फिल करो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 एंड 6, क्लियर है। नाउ NH3 इज वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड, NH3 इज वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड, CO प्लस 3 NH3 इज स्ट्रॉन्ग है, तो ये क्या करा देगा पेयर अप, ये यहां जाएगा ये यहां जाएगा। तो कौन सा यूज कर रहा है बेटा, ये इनर डी 3D यूज कर रहा है, तो ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया इनर ऑर्बिटल। कौन सा है इनर ऑर्बिटल। आपसे पूछा क्या है बेटा आउटर ऑर्बिटल, ये तो इनर ऑर्बिटल है, तो ऑप्शन नंबर ये नहीं हो सकता। लेट वी चेक COF3 देखते हैं। CO प्लस 3 में फिर से तो 3d6 का केस है ये भी, लेकिन इस बार वीक फील्ड लिगेंड है। कैसा है वीक फील्ड लिगेंड है, और वीक फील्ड लिगेंड है तो इनर वाला यूज नहीं कर पाएगा बिकॉज इनर वाला कंप्लीटली फील्ड है, मतलब हाफ फील्ड है। तो आउटर वाला ऑर्बिटल यूज करेगा, ये आउटर ऑर्बिटल यूज करेगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहां से हमारा करेक्ट आंसर। COF3 का होल 6 माइनस 3 इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये आउटर और इनर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने थ्योरी सेशन में अच्छे से पढ़ा रखा है, तो आप एक बार थ्योरी अच्छे से रिवाइज करें, देन आप इन क्वेश्चनों को करोगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई एक्सेप्शन केस नहीं है, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो विच वन इज आउटर, विच वन इज डायमैग्नेटिक, विच वन इज पैरामैग्नेटिक, इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा यहां से करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट इन द FeCN का होल 6 प्लस 2। व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट इन FeCN का होल 6 -4 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालना है। पहले निकालेंगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट Fe, तो Fe का निकालोगे x, -6 इज इक्वल टू -4, तो x इज इक्वल टू प्लस का 2, तो Fe2 प्लस मतलब d6 का केस है। कौन सा केस है 3d6, तो 3d6 बनाओ 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड CN इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो पेयरिंग करा दो, ये यहां जाएगा ये यहां जाएगा, तो 2 D के खाली मिलेंगे, तो यहां पे बनेगा D2sp3। हाइब्रिडाइजेशन पूछा है आपसे, तो D2sp3 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, D2sp3। तो इस तरीके से आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन विच ऑफ द मेन फोर्सेज विच इज स्टेबिलिटी ऑफ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री प्रोटीन। 2 डिग्री और 3 डिग्री प्रोटीन के अंदर कौन कौन से फोर्सेज होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं उनकी स्टेबिलिटी के। आपको पता है कि H बॉन्डिंग, यस H बॉन्डिंग होती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग फोर्स होता है, यस ऑल ऑफ द अबव। कौन सा हो जाएगा आंसर ऑल ऑफ द। तीनों टाइप के फोर्स एग्जिस्ट करते हैं 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन के अंदर। कौन कौन से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग फोर्स एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड, all these forces are responsible for the stability of 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहां से करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ऑन हाइड्रोलिसिस माल्टोज गिव ग्लूकोज, द एंजाइम यूज्ड इन दिस रिएक्शन। ध्यान रखना माल्टोज के हाइड्रोलिसिस पे ग्लूकोज मिलता है, यस माल्टोज के हाइड्रोलिसिस पे ग्लूकोज मिलेगा, लेकिन एंजाइम पूछा है तो एंजाइम याद रखना माल्टोज के लिए माल्टेज एंजाइम काम करेगा। कौन सा करेगा माल्टेज।
माल्टोस, माल्टेस। तो इस तरीके से आप को रिलेट करके इन चीजों को याद रख सकते हो कि माल्टेस के लिए ये होता है, सुक्रोज को ग्लूकोज फ्रक्टोज में कौन कन्वर्ट करता है, इन्वर्टेज। तो ध्यान रखने हैं ये एंजाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डू नॉट गिव प्राइमरी अमीन, इनमें से कौन सा रिएक्शन है जो प्राइमरी अमीन नहीं देगा। Br2KOH ये ऑक्सीडेशन है, यहां पे ये क्या करता है बेटा, इसको ऑक्सीडाइज कर देता है। Cn ये कर देगा रिड्यूस, तो क्या बनेगा, यहां से बनेगा आपका CH3 CH2 NH2। यस, इट इज अ प्राइमरी अमीन। यहां पे क्या मिलेगा, यहां पे मिलेगा बेटा CH3 NH CH3। यस, इट इज नॉट अ प्राइमरी अमीन, इट इज जस्ट 2 डिग्री अमीन, सेकेंडरी अमीन। तो इसने पूछा है नॉट गिव, तो ये नहीं देगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वर्ड पे ध्यान देना, नॉट, ये बहुत क्वेश्चन को गलत करवाता है नॉट वर्ड। हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में इस नॉट को भूल जाते हैं और हम करेक्ट वाला देखते हैं हमेशा। लेकिन हमसे पूछा गया है नॉट गिवन प्राइमरी अमीन, तो ये सेकेंडरी देगा, ये फर्स्ट नहीं देगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहां से करेक्ट हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हाउ मेनी प्राइमरी अमीन्स आर पॉसिबल फॉर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H11N। तो इसके अंदर देख लेना, इसके आइसोमर्स जब बनाओगे तो यहां पे आएगा आपका 4। कितने आइसोमर्स मिलेंगे आपको, 4 आइसोमर्स मिलेंगे। नेक्स्ट है, इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन द OH ग्रुप ऑफ फिनॉल इज मेटा डायरेक्टिंग, पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग या फिर ऑर्थो डायरेक्टिंग। आप सबको पता है कि जब भी हम फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, मैं आपको बताती हूं यहां पे ड्रॉ करके, जब भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं बेटा फिनॉल का, इट इज फिनॉल, सॉरी ये फिनॉल है। यहां पे आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करते हैं हम इसका, इट इज फिनॉल। जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो जो नेगेटिव चार्ज किस किस पोजीशन पे आएगा बेटा, यहां पे आएगा आपका OH, ये जो लॉन पेयर होते हैं वो यहां जाते हैं और ये बॉन्ड जाता है यहां, तो यहां आता है नेगेटिव चार्ज, यहां आता है डबल बॉन्ड, इस पे आता है पॉजिटिव चार्ज, 2 लॉन पेयर, और ये बॉन्ड और ये बॉन्ड एज इट इज। नेक्स्ट जब इसका ड्रॉ करोगे तो ये नेगेटिव चार्ज देगा यहां और ये जाएगा यहां, तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा नेगेटिव हेयर बॉन्ड बॉन्ड डबल बॉन्ड O+H। फिर से आप इसका ड्रॉ करोगे तो ये जाएगा यहां और ये जाएगा यहां, तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा ये नेगेटिव चार्ज यहां बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज यहां और यहां O और H डबल बॉन्ड प्लस। वापस से क्या होगा बेटा, ये नेगेटिव चार्ज हेयर, ये डबल बॉन्ड हेयर, तो यहाँ पे आपका फाइनल जो स्ट्रक्चर आएगा ये आएगा आपका यहाँ 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 और O और H और H। क्लियर है। तो यहाँ पे आप देखो कि नेगेटिव चार्ज कौन कौन सी पोजीशन पे आया है, एक ऑर्थो पे आया है, एक पैरा पे आया है, फिर से ऑर्थो पे आया है। तो फिनॉल जो होता है वो कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप है बेटा, फिनॉल इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है आपका फिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद जिंक डस्ट। जिंक डस्ट के साथ जब फिनॉल रिएक्ट करता है तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है, जरा रिएक्ट कराते हैं। इट इज फिनॉल, इट विल रिएक्ट विद Zn डस्ट। क्या मिलेगा यहां से बेटा, यहां से मिलेगा आपको बेंजीन का रिंग, ये रिएक्शन है आपकी, और प्लस मिलेगा ZnO जिंक ऑक्साइड। तो कौन सा प्रोडक्ट मिलता है आपको, बेंजीन। जरा देखते हैं, टॉल्विन बेंजीन, तो बेंजीन हो जाएगा यहां से करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इनमें से कौन से का लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है। तो बॉइलिंग पॉइंट के पीछे क्या आपका कॉन्सेप्ट रहता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास के, मोलर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइड चेन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइड चेन। जिसका मोलर मास जितना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा। चेक करते हैं, इट इज CH3CH मिथाइल क्लोराइड, इट इज इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, सॉरी हाँ प्रोपाइल एंड ब्यूटाइल क्लोराइड। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन आइटम बढ़ रहे हैं, मोलर मास बढ़ रहा है, तो आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। आपसे पूछा क्या है, लोएस्ट पूछा है, तो लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, ऑप्शन नंबर ए मिथाइल क्लोराइड। नेक्स्ट है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है बेटा, ऑर्डर होता है सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है बेटा आपका RI, देन होता है बेटा RBr, देन होता है RCl एंड लास्ट में होता है RF। ये सबसे कम रिएक्टिव होता है, ये सबसे ज्यादा। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव, देन उससे कम, देन उससे कम। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं डिक्रीज और इंक्रीजिंग में। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग का मतलब होता है स्लो पैसेज आएगा, मतलब सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर का ऑर्डर हो जाएगा बेटा दिस वन, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा
करेक्ट आंसर हो जाएगा। द जनरल फॉर्मूला ऑफ मोनो हेलो एल्केन सीरीज इज, मोनो हेलो एल्केन का जनरल फॉर्मूला पूछा गया है, तो जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा मोनो एल्केन का? देखो आपका एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इज इट क्लियर? दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। अब हमें पता है हेलो एल्केन क्या होता है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है बाय हेलोजन एटम, तो यहाँ पे एक को हटा देंगे और हेलोजन लगा देंगे, तो फॉर्मूला बनेगा CnH2n+1x। इट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन। तो इसमें से देखो ऑप्शन यहाँ +1 × x, +1 × x, यहाँ इट इज -1 × x, -1 × s, +2 × x नहीं, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डू नॉट फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन? इनमें से कौन सा पेयर है जो कि आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाता? आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाता। आइडियल के लिए हमें सेम सॉल्यूशन चाहिए बेटा, जिसका फोर्सेस जो होते हैं वो सेम होने चाहिए। क्लियर है? ऐसे सॉल्यूशन जिनमें अट्रैक्शन और रिपल्सन के फोर्स सेम होते हैं वो आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, जिनमें सेम नहीं होते वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन का केस है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर ए C2H5Br C2H5I मींस दोनों ही हैलाइड्स हैं, दोनों ही हैलाइड्स हैं, मतलब ये आइडियल बनाएंगे। इसमें पूछा डू नॉट, वापस से नॉट का क्वेश्चन है, डू नॉट C6H5Cl C6H5Br ऑल्सो एल्किल हैलाइड, एरोमेटिक एल्किल हैलाइड, एरोमेटिक हैलाइड का केस है। बेंजीन एंड टॉल्यूइन, बेंजीन एंड टॉल्यूइन दीज आर सेम, C2H5I एंड C2H5OH। OH के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इसके अंदर बेटा आपका कौन सा बॉन्डिंग है? इसके अंदर आपका डाइपोल इंटरेक्शन है। तो इन दोनों में फोर्सेस डिफरेंट है, इसलिए ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ से आपका करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इच, आप सबको पता है कि हाइड्रोजन को हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड मानते हैं, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या आती है बेटा? 0। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन की कितनी होती है? 0 होती है। फॉर द रिएक्शन 2A + B से 3C + D, इसका आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डू नॉट, फिर से डू नॉट का क्वेश्चन है, डू नॉट रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन। वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है, तो रेट कैसे लिखते हैं? इस रिएक्शन के लिए रेट कैसे लिखोगे? तो रेट हो जाएगा बेटा, रेट इज इक्वल टू होगा आपका -1/2 dA डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू -1/1 dB डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू 1/3 प्लस का dC डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू 1/1 प्लस का d डिवाइडेड बाय dt। देख लो बेटा कौन सा एक्सप्रेशन रॉन्ग है आपका। यहाँ पे आपसे पूछे डू नॉट रिप्रेजेंट, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी कर रहा है माइनस में, ये प्रोडक्ट है। सी क्या है यहाँ पे? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के अंदर प्लस साइन आता है, रिएक्टेंट के अंदर माइनस साइन आता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर? नहीं है। आपसे डू नॉट पूछा है, ये करेक्ट नहीं है, बाकी सब करेक्ट है। स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट किसी में भी नहीं दिखा रखा, चलेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है आता है और प्रोडक्ट के अंदर प्लस साइन आता है, यहाँ पे माइनस दे रखा है, इसलिए ये क्या है? रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ग्राफ गिवन है T½ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन। क्लियर है? तो ग्राफ सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा है आपसे, ग्राफ से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा है। मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका T½ जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, कांस्टेंट है। तो ऐसा किसमें होता है बेटा? जिसमें T½ डिपेंड ही नहीं करता। 0.693 डिवाइडेड बाई K, इट इज अ फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जहां पे T½ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, कांस्टेंट रहता है। इट इज अ केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज विच मेटल हैव लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? आपसे पूछा इनमें से सबसे लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट पूछा है आपसे। किसका पूछा है? लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो हाईएस्ट, लोएस्ट नहीं, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट पूछा आपसे। क्या पूछा है? हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट बताना है। तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट कैसे देखते हैं? मेल्टिंग पॉइंट का फंडा क्या रहता है? जितने ज्यादा किसी मेटल के अंदर या किसी एलिमेंट पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उतनी ही बॉन्डिंग की फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है? बॉन्ड फॉर्मेशन जितना ज्यादा
उतनी हीट देनी पड़ती है उसके बॉन्डों को ब्रेक करने के लिए, और जो हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे तभी तो अमाउंट हमारा जो सब्सटेंस है वो मेल्ट होगा, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तो चेक कर लेते हैं Mn, Cr, Fe एंड Cu। Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s2, 3d5 4s2। यहाँ पे कितने अनपेयर्ड है बेटा? 5, एंड ये तो पेयर्ड है, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 5 कैसे है? अनपेयर्ड। ध्यान रखना, इसके अंदर 5 अनपेयर्ड है। जितने ज्यादा अनपेयर्ड उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट। Cr की अगर मैं बात करूं तो Cr का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s1। यहाँ पे कितना अनपेयर्ड है बेटा? 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? बाकी चेक करते हैं Fe। Fe में होता है 3d6 4s2। यहाँ पे है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एंड Cu होता है 3d10 4s1। यहाँ पे होता है 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आप सभी देख पा रहे हो कि किस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? दैट इज क्रोमियम, Cr के अंदर क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो बॉन्डिंग भी ज्यादा करता है, और बॉन्डिंग ज्यादा करेगा तो उसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हीट ज्यादा देना पड़ेगा, और हीट ज्यादा देना पड़ेगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इन फर्स्ट, ये तो हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक कोऑर्डिनेट्स आइन। आपको डायमैग्नेटिक बताना है, मैं आपको सीधा सा फंडा बताती हूँ। इसके अंदर क्या है? Cl, इट इज वीक लिगेंड। यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी। क्लियर है? यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब ये पैरामैग्नेटिक है। इट इज ऑल्सो वीक फील्ड लिगेंड। F फ्लोरीन इज ऑल्सो वीक फील्ड लिगेंड, तो यहाँ पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे डेफिनेटली। NiCl4 यहाँ पे भी क्या है बेटा? यहाँ पे Cl इज ऑल्सो वीक फील्ड लिगेंड, तो यहाँ पे भी अनपेयर्ड होंगे। Cn इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो यहाँ पे अनपेयर्ड को छोड़ेगा ही नहीं, मींस ये होगा अपना डायमैग्नेटिक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चिलेट लिगेंड। आपको चिलेट लिगेंड बताना है। चिलेट लिगेंड का मतलब है जिसके पास एक से ज्यादा डोनर एटम्स होंगे, जो कि चिलेट रिंग का फॉर्मेशन कर सकता है। इट इज कॉल्ड चिलेट रिंग, चिलेट लिगेंड। Cn माइनस इट इज एम्बीडेंटेड लिगेंड, चिलेट लिगेंड नहीं है। NH3 मोनोडेंटेट, NH2 ऑल्सो एम्बीडेंटेट, तो C2O4 2 माइनस ऑक्जिलेट आयन। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्जिलेट आयन, ऑक्जिलेट आयन। इट इज अ चिलेटिंग लिगेंड हियर, ऑक्जिलेट आयन। ये चिलेट रिंग का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट है फैट सोल्यूबल विटामिन एच। मैंने आपको ट्रिक बता रखी है। फैट सोल्यूबल विटामिन होता है एडेक, जैसे हेडेक होता है ऐसे एडेक। ये जो विटामिन हैं वो होती है फैट सोल्यूबल, इनके अलावा होती है वाटर सोल्यूबल। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इट इज अ फैट सोल्यूबल एडेक। जैसे हेडेक याद रखते हो ऐसे एडेक याद करो। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इट इज फैट सोल्यूबल। तो इनमें से देख लो कौन सा ऑप्शन है इसमें? ए, डी। ए इज अ फैट सोल्यूबल। आपसे फैट सोल्यूबल पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ EDTA -4 इज। सबको पता है EDTA इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। इट इज अ हेक्साडेंटेट लिगेंड। इसका कोऑर्डिनेशन कितना होगा बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कितने डोनर एटम सेंट्रल एटम को बाइट कर रहे हैं, कितने डोनर एटम है जो सेंट्रल एटम को बाइट कर रहे हैं या फिर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो EDTA के अंदर कितने होते हैं? EDTA के अंदर होता है बेटा, इट इज अ हेक्साडेंटेट। हेक्साडेंटेट मींस डेंसिटी इज 6 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इज आल्सो 6। द एलिमेंट इज फाउंड इन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अंदर कौन सा एलिमेंट मिलता है बेटा? क्लोरोफिल के अंदर मिलता है आपका मैग्नीशियम। कौन सा मिलता है? मैग्नीशियम। DNA कंटेन बेसिस। आप सबको पता है DNA के अंदर कौन कौन से बेसिस होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन नहीं। यूरेसिल तो RNA के अंदर मिलता है, और DNA के अंदर क्या मिलता है? थाइमिन। बोथ नहीं, नन नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। दीज आर द bases which are present in DNA molecules. Next question है which of the following compound is not found in abundant amount in nature। कौन सा कंपाउंड है जो नहीं मिलता है? नहीं पूछा है या क्या पूछा? नहीं। which of the following compound is found, आपसे कौन सा कंपाउंड है जो नेचर के अंदर मैक्सिमम एबंडेंस में मिलता है? तो आपका कौन सा मिलता है बेटा? सेलुलोज। इट इज ए प्लांट सब्सटेंस। प्लांट के जो लीव्स होती हैं उनके अंदर सेलुलोज होता है। तो सेलुलोज एक ऐसा अमाउंट है जो कि अबंडेंस में मिलता है हमारे नेचर के अंदर। आपको पता है प्रकृति में प्लांट्स है, प्लांट्स के अंदर कौन सा कंपोनेंट मिलता है आपका? सेलुलोज। तो ये हमारा अबंडेंस हो गया। हिंसनबर्ग रिएजेंट
हिंसबर्ग रिएजेंट कौन सा है बेटा? हिंसबर्ग रिएजेंट इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनोइक एसिड, बेंजीन सल्फोनामाइड या फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो आप सबको पता है यहां से हिंसबर्ग रिएजेंट से हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन को सेपरेट आउट भी करते हैं। तो कौन सा रिएजेंट होता है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। कैसा होता है दिखने में? दिखाऊं? ऐसा होता है बेटा, बेंजीन, बेंजीन बनाओ, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इट इज ए रिएजेंट। इसको बोला जाता है हिंसबर्ग रिएजेंट। ये होता है, ऐसा होता है। आपको स्ट्रक्चर बना के भी पूछ लिया जाएगा कभी, अभी नाम से पूछा है। तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इज ए हिंसबर्ग रिएजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीन रिएक्ट विद डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन रिएक्ट विद डायजोनियम क्लोराइड एक्स टू गिव अ डाई, द रिएक्शन इज। इथेनॉल के साथ रिएक्शन, डाई किस किस के साथ बनाता था? एनिलीन एंड फिनॉल, एनिलीन एंड फिनॉल के साथ डाई फॉर्मेशन करता है। कपलिंग रिएक्शन का एग्जांपल है, तो इथेनॉल के साथ डाई का फॉर्मेशन नहीं करता, बेंजीन के साथ डाई का फॉर्मेशन नहीं करता, इथेनॉल के साथ नहीं करता। एनिलीन, और यहाँ पे अल्कोहल है नहीं, तो एनिलीन के साथ क्या बनाता है? ये डाई का फॉर्मेशन करता है। तो और यहाँ पे जो एक्स होगा, एक्स इज एनिलीन। नेक्स्ट, ल्यूकस रिएजेंट इज कौन सा होता है बेटा? ल्यूकस एनहाइड्रस CuCl2, एनहाइड्रस CuCl2SO, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। एनहाइड्रस ZnCl2HCl, एनहाइड्रस ZnCl2H2SO4, नो। एनहाइड्रस ZnCl2HCl इज अ ल्यूकस रिएजेंट। ल्यूकस रिएजेंट की हम हेल्प से 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल को सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो ये टेस्ट है जो कि आपको मालूम होना चाहिए कि ल्यूकस रिएजेंट से हम क्या करते हैं? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को सेपरेट आउट कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम? कौन सी गैस है जो कि अल्कोहल जब रिएक्ट करता है सोडियम के साथ? तो आप सबको पता है हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व व्हेन सोडियम रिएक्ट विद अल्कोहल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक? एनेस्थेटिक की तरह किसको यूज करते हैं? आयोडीन को। किसकी तरह यूज करते हैं? आयोडीन को। तो क्लोरोफॉर्म को नहीं करते, आइडोफॉर्म, एसिटिलीन एंड मिथिन, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। तो आइडोफॉर्म को यूज करते हैं हम किसकी तरह? एनेस्थेटिक की तरह। नेक्स्ट, व्हाट इज कंपाउंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन? आपको बी पूछा है, वापस से सेम रिएक्शन है। देखो बेटा क्या होगा, यहां से Br निकलेगा, Cn आएगा, तो बनेगा C2H5Cn, राइट। अब Cn का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? C2H5Cn कन्वर्ट हो जाता है COOH, ये मिल गया प्रोपेनोइक एसिड। क्या मिल गया आपको? प्रोपेनोइक एसिड। ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है इथाइलिन क्लोराइड, सेकेंड ऑप्शन है एसिटिक एसिड, बेंजीन एंड प्रोपेनोइक एसिड। तो प्रोपेनोइक एसिड मिलेगा आपको यहाँ पे बी पूछा है आपसे, लास्ट प्रोडक्ट पूछा है बी, दैट इज प्रोपेनोइक एसिड। SN2 फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, SN2 रिएक्शन के अंदर क्या फॉर्म होता है ये पूछना चाह रहा है। कार्बेनाइन, कार्बोनियम आयन, फ्री रेडिकल्स या फिर ट्रांजिशन स्टेट। आप सबको पता है SN1 के अंदर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है एंड SN2 के अंदर ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन। मोर इज द ट्रांजिशन स्टेबल, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, मोर विल द रिएक्शन रेट। रेट जितना मतलब आपके ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, रिएक्शन का रेट भी उतना ज्यादा होगा। तो यहाँ पे कौन सा बनता है आपका? ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है आपका, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, दिस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो आइडियल सॉल्यूशन की है? इट फॉलो राउल्स लॉ, डेल्टा V मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, डेल्टा H मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 या ऑल ऑफ द अबव। तो आइडियल जो सॉल्यूशन होते हैं वो राउल्स लॉ को भी फॉलो करते हैं, जिनके डेल्टा V मिक्सिंग भी 0 आता है, डेल्टा H मिक्सिंग भी 0 आता है। ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम? आइडियल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस्टिंग इज ए मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? जो रस्टिंग है वो किसका मिक्सचर है? कौन सा कंपाउंड होता है रस्टिंग के अंदर? FeO एंड Fe का होल थ्राइस नहीं, ये नहीं होता। FeO एंड Fe का होल थ्राइस ये भी नहीं होता। Fe2O3 ये कंपाउंड होता है FeOH का होल थ्राइस। तो ऑप्शन नंबर सी। आपको याद रखना है कि कौन सा कंपाउंड होता है आपके रस्टिंग के अंदर, जो रस्ट आती है ना आपकी, उसके अंदर होता है बेटा Fe2O3 एंड FeOH का होल थ्राइस, ये रस्टिंग का कंपाउंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
टाइम टेकन फॉर 90% कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विल बी अप्रोक्सीमेटली। 90% जब कंप्लीट हो जाती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो उसमें कितना टाइम लगता है अप्रोक्सीमेटली पूछा है आपसे। 1.1, 3.5, 3.3, 4.4 कितना टाइम लगता है बेटा? 3.3। 3 के समथिंग मतलब टी हाफ का 3 गुना आपको किसमें कंप्लीट करने में लगेगा? 90% कंप्लीट करने में लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन विल बी, रेट कांस्टेंट का मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है। जब भी आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट पूछे और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन गिवन है सेकंड और यूनिट पूछी है तो मैंने क्या बताया था? यूनिट निकालने के लिए ये फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। तो यूनिट कैसे निकालते हैं? यूनिट निकालते हैं बेटा मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। इस फॉर्मूले को याद रखो। आपसे किसी की भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो रेट पूछे, रेट कांस्टेंट की यूनिट पूछे तो आप निकाल सकते हो। एन क्या है बेटा? यहाँ पे एन है होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो रख दो वैल्यू एन की। आपसे पूछा किसमें है? सेकंड ऑर्डर। तो मोल डिवाइडेड बाय लीटर टू द पावर 1 माइनस 2 सेकेंड इनवर्स कितना आएगा यहाँ से बताना? 1 माइनस 2 मतलब -1। तो मोल टू द पावर -1, लीटर टू द पावर 1 और सेकेंड इनवर्स, ये यूनिट आनी चाहिए। देख लो ऑप्शन कौन सा है। मोल टू द पावर -1, मोल टू सेकेंड इनवर्स। यहाँ पे ये गड़बड़ है बेटा, ये ऑप्शन में गड़बड़ है। इसमें क्या होगा? ये करेक्ट आंसर होगा इसके अंदर मोल टू द पावर -1, लीटर टू द पावर 1 और सेकेंड इनवर्स, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी ही है, लेकिन इसमें यहाँ ये नहीं आएगा मोल टू द पावर -1, लीटर टू द पावर 1। ये हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट। आपको याद रखना है अच्छे से। What happened to the atomic size of lanthanide? Atomic number increase। जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज करोगे तो साइज पे क्या इफेक्ट पड़ता है? आप सबको मालूम है लैंथेनॉइड के अंदर लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनॉइड्स कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। और लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन अगर होगा तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? साइज जो होती है आपकी साइज विल बी डिक्रीज when atomic number increase, तो ये आपको याद रखना है। लैंथेनॉइड के केस में एटॉमिक नंबर जब इंक्रीज करोगे तो साइज जो होगी वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो देख लो ऑप्शन, रेडियस रिमेन अनचेंज, फर्स्ट द रेडियस इंक्रीज देन डिक्रीज, नहीं, रेडियस इंक्रीज नहीं, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट, रेडियस विल बी डिक्रीज। तो यहां से ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके बेटा एमसीक्यूज क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको यहाँ पे करवाए हुए हैं। इन क्वेश्चंस को आपको एग्जाम से पहले अच्छे से रिवाइज करना है और सेम क्वेश्चन नहीं आए हो सकता है, लेकिन इनमें जितना भी कॉन्सेप्ट यूज हुआ है उसी से आपका क्वेश्चन आएगा। तो कॉन्सेप्ट को समझना है, एमसीक्यू को अच्छे से रिवाइज करना है एग्जाम से पहले, उस वीडियो को अच्छे से देखना है और अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करना है।